हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टीसीएस की। तो भाई टीसीएस 20% सैलरी हाइक दे रहा है अपने 70% एम्प्लॉयज़ को। रीज़न है क्रिसमस रिपोर्ट्स के हिसाब से। बहुत अच्छी खबर है। तो किस किस कंपनी के जो साइकिल होती है, जो इंक्रीमेंट साइकिल होती है, वो इस टाइम पे आती है, नीचे कमेंट के अंदर बताना। ज़्यादातर कंपनीज की जो इंक्रीमेंट साइकिल होती है वो नॉर्मली मार्च के अंदर आती है। तो आपको नॉर्मली मार्च के अंदर राइजेस दिखाई देते हैं, अप्रैल के अंदर, इनफैक्ट अप्रैल के फर्स्ट वाले क्वार्टर के अंदर नॉर्मली राइजेस दिखाई देते हैं। कई स्टार्टअप्स हर 3 महीने के अंदर इवेल्युएशन करती है और उसके हिसाब से करती है। तो आपकी कंपनी किस तरीके से करती है मैं जान करके जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर वीडियो आ गई है कि स्टार्टअप्स क्यों फेल होती है, टॉप 10 रीजन और एक बोनस, टोटल 11 रीजंस मैंने उसके अंदर बताया है। देखना, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो है। बहुत साल पहले एक वीडियो बनाई थी, अब कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो गई है तो उसके अंदर अपडेट कर दिया है मेरा पूरा पूरा। अगली खबर, जो इन्फोसिस के को फाउंडर है, उन्होंने बोला कि हम लकी थे अपने इनिशियल टाइम के अंदर कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स थे जो हमको एडवांस पेमेंट दिया करते थे। स्टार्टिंग के अंदर हम हैंड टू माउथ थे, मतलब पैसा था नहीं, बहुत ही मुश्किल था बिजनेस करना। तो स्टार्टिंग के 10 साल मुश्किल थे, उसके बाद में आसान होता चला गया। इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको बिजनेस बनाना होता है, ये सबको बता रहा हूँ मैं, इतना आसान नहीं होता। आज के टाइम पे आसान हो गया है, फंडिंग आती है, बस आप स्केल कर सकते हो। पर रियलिटी अगर बिजनेस बनाना है लॉन्ग टर्म वाला, तो ऐसा ही लगता है, इतनी टाइम लगता है। आज मुझे भी 12-13 साल हो गए करते करते, अभी हम ग्रो ही कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, इनऑर्गेनिक पैसा डाल देंगे तो फिर नेगेटिव तरीके से बढ़ सकते हैं, पर प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अगली खबर, मामा अर्थ है, उनकी पेरेंट कंपनी ने आईपीओ के लिए फाइल कर लिया है। भाई ये पहली कंपनी थी 2022 के अंदर जिन्होंने यूनिकॉर्न बनी थी जो, और ये शायद पहली कंपनी हो सकती है जो अपना आईपीओ लेके आएगी। ऐसा नहीं होगा वैसे, पहले और भी लोगों ने आईपीओ फाइल कर रखा था। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है मामा अर्थ जो शार्क टैंक आया उसकी वेव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। शार्क टैंक से उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी है, और अगर आईपीओ निकालेंगे तो शायद मेरे हिसाब से उनकी ओपनिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि मामा अर्थ प्रॉपरली मार्केट कर पा रहा है अपने आप को जाके शार्क टैंक के ऊपर। ये मुझे पर्सनली लगता है। अगर मैं इनके ऑफर फॉर सेल की बात करके चलूँ ना, तो 4.68 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। 400 करोड़ रुपए टोटल रेस करेंगे अलग से, और ये ऑफर फॉर सेल होगा। ये मतलब अभी शेयर पता लगे हैं, शेयर का प्राइस नहीं पता लगा है, तो शेयर का प्राइस पता लगेगा, जो भी लिस्टिंग होगी तब पता लगेगा कि किस बैंड के अंदर रख रहे हैं। तब हमको पता लगेगा कि ऑफर फॉर सेल कितना है। अभी किसी को नहीं पता ऑफर फॉर सेल क्या होता है। यहीं से स्टार्टअप असली में पैसा कमाती है। आपका बिजनेस नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, कोई मैटर नहीं करता। आपने उसको ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया, उसका आईपीओ निकाल दिया। अगर आपने आईपीओ निकाला तो आईपीओ निकालने के टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपने शेयर्स को बेच सकते हो दुनिया को। तो ये ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, हम अपने शेयर्स दुनिया को बेच रहे हैं। वो पैसा एज अ फाउंडर मेरे पास आएगा अगर मेरे पास में अपनी खुद की इक्विटी है। तो ये शेयर्स जो बिकेंगे वो इन्वेस्टर्स, अभी तक बताया नहीं गया ये किसका पूल है, किस किस के कितने कितने होंगे। तो इसके अंदर नॉर्मली प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ रिटर्न मिल जाता है। कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, आईपीओ के टाइम पे या एग्जिट के टाइम पे कोई कंपनी एक्वायर भी कर लेता है तो भी रिटर्न मिल जाता है। अगली खबर, दुबई कोर्ट ने बोला है, एक बिजनेसमैन है संजय शाह, जो कि ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर का टैक्स का घोटाला किया है 2012 से 2015 तक। ऐसा कहा जा रहा है ये पूरे पूरे मास्टरमाइंड थे। अब इनको रेफर कर दिया गया है डेनमार्क के प्रोसिक्यूशन के अंदर, मतलब वहां पे अब इसको देखा जाएगा। दुबई के अंदर इन्होंने किया था। बेसिकली किया क्या गया था कि आपने कमाया और आपने कहा कि भाई ये पैसा तो हमको किसी XYZ कंपनी को देखना है जो कि फॉरेन वाली है। तो मतलब बेसिकली आपने अपना प्रॉफिट इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, पर एक्चुअली वो जो आपने कहा था वो झूठ था। तो बहुत ही बड़ी स्कीम थी उसके अंदर। कभी इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये घोटाला करती है कैसे बहुत सारी कंपनीज। अगली खबर उदय कोटक जी की है, तो उन्होंने टॉप 3 रिस्क बताया है जो 2023 के अंदर रह सकते हैं। सबसे पहला भाई इन्फ्लेशन, सेकंड बोला गया है कि रशिया कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, यहाँ पे बात करी जा रही है न्यूक्लियर वाला सीन ना, और तीसरा चाइना। चाइना नंबर 1 की रेस आने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ गलत स्टेप्स ना ले ले। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने वार्निंग कही है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। कल कोशिश करूंगा मैं वीडियो डालने की, पर अगर नहीं डाल पाया तो समझ लेना भाई, क्योंकि सिंपल सी बात क्या है, न्यू ईयर के टाइम पे ना इस टाइम न्यूज़ भी कम होती है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा होता कोई, तो इसलिए शायद मैं ना भी डाल पाऊँ, शायद डाल भी सकता हूँ, शायद मैं लाइव भी आ सकता हूँ।
कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। जब भी ऐसा लाइव वाइव वाला कुछ भी हुआ करेगा तो वहाँ पे हम पहले नोटिफिकेशन भेज देते हैं, पहले बता देते हैं भाई मैं लाइव आ रहा हूँ, आज मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, वो वहाँ पे बता देंगे। अगली खबर FTX की है। तो बहामास से $3.5 बिलियन की उनकी एसेट्स को रोका गया है। अब क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया जाएगा। अब जो क्रेडिटर्स है, मतलब जिन्होंने इनके कॉइन्स वॉइन्स ले रखे हैं, जो उन्होंने स्टोर कर रखा था, तो उनको कहा गया है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको बस होल्डिंग मतलब फाइलिंग करनी है। पर क्रेडिटर्स ने कोर्ट को बोला है कि प्लीज़ भाई हमारा जो नाम वाम है उसको सिक्योर रखो, भाई साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद इस चीज़ को बोला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सेफ गार्ड के लिए होना चाहिए ऐसा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रैक नहीं होगी तो कल को नुकसान हो सकता है। जिनके बेचारों के पहले तो पैसे डूबे थे, फिर आए, तो फिर साइबर अटैक से ना निपट जाए। क्योंकि FTX के फाउंडर ने भी, को फाउंडर ने भी ये कहा था बैंकरप्सी के टाइम पे कि हमारे पे साइबर अटैक भी हो सकता है। अगली खबर ईचर की है। तो उन्होंने 10.35% स्टेक एक स्पेनिश EV फर्म के अंदर लिए है 440 करोड़ के। तो भाई मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करके बताओ कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। ठीक है, मैं $बिलियन $मिलियन मैं इस टर्म्स में बात कर रहा हूँ, रुपीस की बात नहीं कर रहा। कॉम्प्लेक्स कर दिया थोड़ी सी प्रॉब्लम ना, तो इससे मैं बेसिकली छोटे छोटे टेस्ट देता रहता हूँ। जो नया फॉलो कर रहा है, जिनको नहीं पता, तो मैं ऐसे बीच बीच में टेस्ट देता रहता हूँ ताकि आपका दिमाग भी चलता रहे, आपको भी समझ में आता रहे चीज़ें कैसे काम कर रही है। अगर आप पहली बार देख रहे हो हमारी बिजनेस न्यूज़ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप पहले से कर रहे हो तो थैंक यू भाई, ठीक है, और लाइक कर दिया करो। सभी को हैप्पी न्यू ईयर पहले ही बोल रहा हूँ मैं एडवांस में। अगली खबर, AMC के जो CEO है उन्होंने बोला है कि भाई 2023 के अंदर मेरी सैलरी को फ्रीज कर दो, शेयर होल्डर्स को मैंने नुकसान पहुंचाया है, 75% इनके शेयर्स घटे हैं अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला है भाई मेरी तो फ्रीज कर दो। साथ में इन्होंने बोला है जो बाकी भी टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, उनकी भी कर दो, मतलब उनको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका कॉम्पनसेशन जो होता है ना वो इक्विटी फॉर्म में ज़्यादा होता है, तो इक्विटी होगी इनके पास अच्छी खासी कंपनी की। अगली खबर, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो $2.3 बिलियन हमको घटता हुआ दिखाई दिया है Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23। तो अच्छी बात है, मतलब बाहर से पैसा हमने कम लिया है ऐसा है, पर इंडिया से पैसा हमने और लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो चुकाया होगा, या फिर हम प्रॉफिट में आ गए हैं। अगली खबर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है। तो उन्होंने 51% स्टेक एक्वायर किया है लोटस चॉकलेट के अंदर। मुझे पर्सनली ये वाली चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी सी गंदी सी लगती है, मतलब फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, ऑयली ऑयली लगती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है बताना मुझे डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है, उनका जो टेक्सचर है ना वो अच्छा है। अब डेयरी मिल्क का सिल्क विल्क कोई भी ले लो आप, किसी भी वेरिएशन के अंदर ले लो, उनका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। आपको कौन सा लगता है, फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? और अगर मैं टाटा कंज्यूमर्स की बात करके चलूँ, वो 23% एडिशनल बाय कर रहे हैं जोइकल्स के 43 करोड़ के अंदर। अभी के टाइम पे उनके पास में तकरीबन 75% शेयर हो जाएंगे उस ब्रांड के। तो भाई जिनको नहीं पता, चाय पत्ती वाली ब्रांड है ये। कई कई आपने इनके फोटो के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, कई कई आपने देखे होंगे, टेटले वेटले तो देखी ही होगी मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बताया कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उन्होंने 4900 करोड़ रुपीस अंडर PLI स्कीम इन्वेस्ट करे हैं। 182 एप्लीकेशंस अप्रूव कर दी गई है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और 10,900 करोड़ रुपए की PLI स्कीम अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है मार्च 2021 के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड। बहुत अच्छी चीज़ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हर इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है मेरे हिसाब से। ये जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, ये जबरदस्त है। धंधा करना है ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा, पैसे है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, किस में जाऊं? सर्च मारो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस किस कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट दे रही है, और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ट्राई करो, क्या पता आप भी अपनी फैक्ट्री लगा के कल के फ्यूचर बिलियनियर बन पाओ। अगली खबर, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है $36.4 बिलियन पे Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के ऊपर। अब ये क्या होता है डेफिसिट? डेफिसिट मतलब हमने ज़्यादा इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, इसका मतलब ये है। तो ओवरऑल अगर मैं सर्विस प्रोडक्ट सबकी बात करके चलूँ तो ये, तो हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। ये रिकॉर्ड लेवल पे हुआ है ऐसा। ये जो गैप है ना, माइनस करोगे अगर दोनों को, तो ये गैप है ये रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से, जो रशिया से ऑयल लिया गया है ना सस्ते रेट के चक्कर में, वो भी रीज़न हो सकता है।
अगली खबर, जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो है वो कम से कम 2 साइन करेगा 23 के अंदर, जिसमें से यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जैसी हो सकती है। देखते हैं कितने होते हैं कितने नहीं होते, बहुतों से बात चल रही है गवर्नमेंट की, और अगर हो जाता है जल्दी जल्दी तो भाई मज़ा आ सकता है। अगली खबर, यूएई ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि वो 1 साल तक की पेड लीव ले सकते हैं 2023 से अगर स्टार्ट किया जाए। किस लिए? अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वाओ, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये होता है, इसको कहते हैं एक्चुअल बिजनेस प्रमोशन के लिए पुश करना लोगों को। बहुत डीप बात है। अगली खबर BMW की है, तो उन्होंने एक कस्टमर थे उनके 26 लाख रुपीस पूरे के पूरे रिफंड कर दिए है। तो उनकी गाड़ी के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो भाई मेरी गाड़ी में भी इशू आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं AMG वाले, तो मुझे एट लास्ट कंज्यूमर पे जाना पड़ेगा, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं। मैंने मेल वेल प्यार से बोल बोल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था लीगल पे जाने का, जनरली बताऊँ, मैं सोच रहा था, मैं ठीक है छोड़ 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 हो जाएगा हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ लीगल की तरफ जाने का। तो कई लोग पूछते रहते हैं कि आपके केस वाले का क्या चला, गाड़ी वाले का, तो मेरे साथ भाई अभी कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, इश्यूज है अभी भी बरकरार। बाकी अभी BMW से याद आया भाई, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ सुबह, मोस्ट प्रोबेबली शायद सब लोगों को ये बात पता होगी, तो बढ़िया चीज़ थी भाई ये चीज़ ना, इससे बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आई है मेरे हिसाब से। एक्सीडेंट बढ़िया नहीं बोल रहा, एक बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, बचा लेती है। वो कोलिजन हुआ है, गाड़ी तेजी होगी, जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है, बहुत कुछ हुआ है, रेलिंग वेलिंग सबके सब छिली हुई थी, तो वो कॉन्शियस थे, वो बेहोश नहीं हुए। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती जिस लेवल का एक्सीडेंट हुआ था, क्या पता ड्राइवर बेहोश हो सकता था। अगर बेहोश हो जाता था और गाड़ी में आग लगती तो गेम ओवर हो सकती थी। बहुत बड़ी चीज़ हुई है भाई। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगी गाड़ियाँ लो, BMW ये है कुछ लो, पर एटलीस्ट एयर बैग्स लो और गाड़ी को एक स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ। टशन मारने के लिए मत चलाओ। 70-80 जो भी आपकी गाड़ी है, जिस लेवल की गाड़ी है, उतनी की रेंज के अंदर रखो। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूँ तो मैं कोशिश करता हूँ 70-80 के आसपास मेंटेन करने की, अगर रोड खुली होती है, जगह होती है। बाकी अगर दिल्ली में ट्रैफिक में घूम रहे हो तो 10-20 चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अगली खबर, जो जोहो के CEO है उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, इंडिया उस पाथ पे नहीं है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकता है, एप्पल, गूगल जैसी। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया को उस पाथ पे पहुंचना है तो R&D के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा भी मानना है इंडिया के अंदर R&D नहीं है। कुछ टाइम पहले ही वेम्बू जी ने ये भी बोला था कि जैसे CSR एक्टिविटी वाला एक रूल बना रखा है गवर्नमेंट ने कि आपको अपना 2% जो भी है उसका करना है CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोगों की हेल्प करनी है, समाज का कल्याण करने के लिए वो 2% यूज़ करना है। ऐसे ही 2% या 1% कुछ भी R&D के ऊपर भी लगा देना चाहिए रूल। मुझे भी लगता है अगर ऐसा करा जाए तो बहुत बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर हमारे देश को। अगली खबर अडानी जी की है, तो उन्होंने NDTV के बारे में बोला है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखेगी अब मैनेजमेंट और एडिटोरियल के बीच में। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब ये आ गए हैं, अब ये बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने बोला भाई नहीं, मैनेजमेंट अलग है और एडिटर टीम अलग रहेगी, एक लेवल रहेगा दोनों के बीच में कि कंटेंट डालना है तो आप डालो, हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो लक्ष्मण रेखा किस साइड से खींची जाएगी, सवाल ये है कि किसके अगेंस्ट बात नहीं करनी, क्या मैनेजमेंट ऐसी भी रेखाएं खींचेगा? बाकी उनका कहना है कि जब आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट को तभी आप बता सकते हो, वैसे नहीं बता सकते। अगली खबर, RBI के हिसाब से जो ग्रॉस NPA है इंडियन बैंक्स का, वो 7 ईयर लो के ऊपर है, सितंबर के महीने के अंदर 5% पे हो गया है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो 5% है ये हमको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल डेटा बड़ा हो सकता है। इसके कुछ रीजंस है, गवर्नमेंट ने बैड बैंक्स बना रखे हैं। अभी हमने रिसेंटली सुना है कि जो इनके NPAs होते हैं वो यहाँ से उठा के किसी और पार्टी को भेज देते हैं, तो वो जो इधर से उधर ट्रांसफ़र करा जा रहा है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा ये परसेंटेज वाला गैप क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज़ है। तभी मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले जब ये NPA वाली ज़्यादा खबरें आ रही थी तो मैंने बोला था अभी डेटा आने दो फिर बात करेंगे। जो फॉलो करता है उसको ज़्यादा पता होगा कि मैंने उस टाइम पे बोला था कि भाई एक बार डेटा आने दो फिर बात करूँगा कि क्या इसका गेम है। तो ये गेम यही था कि NPA लो दिखाने। और अभी मैंने कुछ बैंक वालों से भी बात करी, कहते अभी बहुत सारे NPAs है जो कि हमने जान करके छोड़ रखे हैं, वो NPA हो जाएंगे अगर हम फोर्स करें तो, पर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगली खबर, गोल्डमैन सैक्स के जो CEO है उन्होंने बोला है कि 2023 के अंदर फ्रेश ले ऑफ्स हो सकती है उनकी कंपनी के अंदर, और बाकी इकोसिस्टम के अंदर भी मुझे लगता है कि और ले ऑफ्स अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे अगर हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं तो।
अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो रेबल फूड्स है, जो कि फूड टेक यूनिकॉर्न है, उन्होंने 55 करोड़ रुपीस एज अ डेट फंडिंग रेज किए है, मतलब एक तरह से लोन लिया है जो कि उनको बाद में चुकाना होगा। नॉर्मली जो लोन लिया जाता है 12% के आसपास होता है, जो स्टैंडर्ड रेट अगर हम बात करके चले तो। बाकी रेबल फूड्स आपको कैसा लगता है? मैंने एक केस स्टडी बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज पे, अब तो पुरानी हो गई होगी, अब तो बहुत सारा अपडेट हो गया, पर बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के बारे में बात करी थी मैंने कि ऑनलाइन कैसा बनाना चाहिए अगर आप अपना खुद का क्लाउड किचन बनाना चाहते हो। बहुत डीप वीडियो थी, अगर आप किसी ने देखी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली खबर, कार देखोगे जो सीईओ है उन्होंने बोला रतन टाटा एक विजनरी बंदे हैं और उनके जैसा कोई नहीं है। शार्क टैंक में आ रहे, ठीक है, तो देखते हैं शार्क टैंक कैसा रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या अश्नीर ग्रोवर के बिना शार्क टैंक में मज़ा नहीं आएगा, या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा? मुझे लगता है कि मैं अश्नीर ग्रोवर के चक्कर में शार्क टैंक नहीं देखता था कि वो क्या बोलेगा। मैं तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है अश्विनी ग्रोवर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बंदे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे उनका एटीट्यूड सही लगता है, सब कुछ सही लगता है। पर मैं देखता था स्टार्टअप पिच के लिए कि लोग कैसे पिच मार रहे हैं, कैसे नेगोशिएशन चल रहा है, क्या आइडियाज़ चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो मज़ा आता था वो देखने में। और मैं अभी इंडिया वाला क्या, मैं जहाँ के भी हो रहे होते हैं मैं सारे के सारे देखता हूँ, सारे के सारे, तो मुझे सारी पिच सब कुछ पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और हैप्पी न्यू ईयर। हमारे 6-7 साल कंप्लीट हो जाएगा। कितने साल कंप्लीट हो जाएगा इंटेलेक्चुअल इंडीज़ के? 1 जनवरी 2017 को इंटेलेक्चुअल इंडीज़ शुरू किया था मैंने एज अ पार्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है। ये चैनल के अलावा मेरे और भी चैनल है, आप चैनल सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया सिर्फ फन में। इंटेलेक्चुअल मतलब मैंने यूट्यूब को आज से 6 महीने 7 महीने पहले तक फनी लेके चला था एज अ पार्ट टाइम जॉब। करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बंद कर देंगे कल को, क्योंकि अपना बिजनेस था, मैं बिजनेस पे फोकस कर रहा था। पर मेरे को अभी 6-8 महीने से और पोटेंशियल समझ में आई कि कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हो आप यूट्यूब से ही। पहले मैं सोचता था एडसेंस से कुछ नहीं आता, स्पॉन्सरशिप करके मैं खुश नहीं हूँ, तो यही बनेगा, इतना तो कुछ भी नहीं होता, इतना तो मेरे टाइम की वैल्यू ही है, तो मैं नहीं कर रहा यूट्यूब पे। तो इसलिए ही इंटेलेक्चुअल इंडीज़ पे कंटेंट भी नहीं आता था, बहुत कुछ आता था। पर जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, फाउंडर से मिला, तो मुझे पता लगा भाई अगर अपना खुद का प्रोडक्ट बिल्ड किया जाए ना तो उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगला साल प्रोडक्ट के नाम, देखते हैं क्या होता है। अगला साल का मेरा जो न्यू रेजोल्यूशन है वो यही है कि कुछ प्रोडक्ट बनाना है और उसको लाइव करना है और उसको स्केल करना है 1 साल के अंदर। मैं बोल रहा हूँ अभी, अगले साल बताऊँगा करके।